नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे पैट के लिए जो केमिस्ट्री है उसके बारे में। तो पहली बात सुन लीजिए, मैंने जब मेरा चैनल बनाया था उसके टारगेट था पहला क्या, आपका समय बचाना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना। तो ये क्या है, ये घटना चक्र से हमने सीधे सीधे उठाया। और घटना चक्र ही क्यों उठाया, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास इसकी पीडीएफ थी तो टाइम पास कर लें आपके लिए, इसके लिए वीडियो बना दें, इसलिए उठाया है क्योंकि पैट में घटना चक्र से बाहर साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी से नहीं आएगा, फिजिक्स में आएगा। वो मैं पता है, फिजिक्स में घटना चक्र में उतना नहीं दिया है कि आपके एग्जाम में आए, लेकिन केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। 7 पेज है। अगर आपको और समय बचाना है, पढ़ने में अच्छे, तो अपना घटना चक्र से पढ़ लीजिए, यहाँ पे समय बर्बाद मत करिए, यहाँ से निकल लीजिए पतली गली। लेकिन आप चाहते हैं हम कुछ सुने, और सुना हुआ कुछ लोगों को याद रहता है, और कुछ एक दो एडिशनल पॉइंट इसमें हम दे देंगे, और ये भी बता देंगे कि इंपॉर्टेंट में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। 15, 20, 25 मिनट, इससे ज़्यादा का ये समय नहीं लेगा। यहाँ पर केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, इसी तरह 1 या 1.5 घंटे में बायोलॉजी खत्म कर देंगे घटना चक्र की। तो घटना चक्र में यहाँ पर दोनों हो जाते हैं कंप्लीट। लेकिन फिजिक्स के एक तो हमारा पर्सनल थोड़ा सा है, मतलब फिजिक्स हमें बहुत पसंद है, और फिजिक्स घटना चक्र में उतना दिया भी नहीं है। जो वो पूछ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे वीडियो में फिजिक्स के बारे में। तो उसके लिए हम घटना चक्र तो कराएंगे ही कराएंगे फिजिक्स की, बाकी जो हमारे पर्सनल नोट्स हैं उसके लिए आपको कराएंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पैट की रिवीजन सीरीज हम धुआंधार लाने वाले हैं, और इस 15 दिन के अंदर हम पैट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स सब कुछ ख़त्म कर देंगे। क्योंकि पैट के बाद हमको चलाना है वीडियो का कोर्स। वीडियो का कोर्स चलाने के बाद बाकी जो एग्जाम आएंगे लपेटे में, उनको भी लपेटे में लेते जाएंगे, और सब कुछ फ्री रखेंगे। सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट में भी गाली गलौज ज़्यादा नहीं आ रहा है, ज़्यादातर लाइक्स आ रहे हैं और पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। तो बस इसी तरह अपना समर्थन बनाए रखिए। वादा आपसे हमेशा फ्री रखेंगे। क्या वीडियो, कुछ कंटेंट में पैसे लगेंगे, बाद में वो भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, हो सकता है 20 रुपये 10 रुपये ऐसा, वो भी ज़बरदस्ती नहीं है, जिसके पास नहीं होंगे वो भी हम फ्री कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान घटना चक्र के बारे में। तो रसायन विज्ञान कहते क्या है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, उनकी संरचना और संबंधित भौतिक एवं रासायनिक गुणों और उनसे संबंधित अपक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये जान लीजिए, जो पूछा जाएगा वो कहा जाएगा कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आंसर है बर्जीलियस, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देख लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन मेन बनेंगे, जो आप देख लेना, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो रसायन विज्ञान का पिता अगर पूछा जाए तो बर्जीलियस को कहा जाता है, और आधुनिक रसायन विज्ञान का अगर जनक पूछा जाए तो वो लेवासिए को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक का पूछे तो लेवासिए को। तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है रॉबर्ट बॉयल को। किसको जाता है, रॉबर्ट बॉयल को। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रेय जाता है रॉबर्ट बॉयल को। ठीक, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण की बात देख लेते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण किसमें होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और कुछ प्लाज्मा। एक अवस्था और होती है जिसमें शायद नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको पता है। सामान्य अवस्थाओं में किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या होगा, आकृति और आयतन क्या होंगे, निश्चित होंगे। लिक्विड में क्या होगा, आयतन निश्चित होगा, आकृति जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगी। ठीक है, और गैस में क्या होगा, आकृति आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्यों, और अगर किसी पात्र में रखे जाए उसमें पूरा फैल जाता है, ये आपको पता है। इसके बाद बात करें धातु की, तो धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक तथा उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं। इनमें धात्विक चमक होती है, धातुओं में धातु कहलाते हैं। इसमें आघात वर्धनीयता, यानी कि आघात वर्धनीयता होता क्या है, किसी पे मारे तो धातु को फैल जाती है ना, चादर बन जाती है, उसी को कहते हैं आघात वर्धनीयता। और तन्यता यानी कि तार बन जाते हैं। उनका गुण भी होता है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, ये सब एल्यूमिनियम हम सब जानते हैं। अब आगे बात करते हैं
अधातुओं की, तो अधातु नॉन मेटल्स वे तत्व जिनके गुण धातुओं के गुण जैसे ना हो, अघात वर्धनीयता या तन्यता का गुण भी ना हो, यानी कि अगर कूटे तो प्लेट ना बने बल्कि उल्टा क्या हो, वो टूट जाएं। और ये प्रायः क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। धातुएं प्रायः क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक, और अधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। और ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। धातुएं मुख्यतः ठोस में पाई जाती हैं, जबकि अधातुएं तीनों में, जैसे सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस आदि अवस्थाओं में पाई जाती हैं। उपधातुएं क्या होंगी, उपधातुएं वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगी, उपधातुओं। इनसे क्वेश्चन आता है, जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि। आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होंगे, कहाँ से मिलेंगे, मैक्सिमम जो जीवित स्रोत, देखो किसी भी जीवित स्रोत होगा, कोई भी जीवित स्रोत होगा, उसमें कार्बन जरूर होगा, तो जीवित स्रोत से प्राप्त होंगे, वो क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से सहसंयोजी। कार्बन का बॉन्ड जो होता है ना, चार संयोजकता होती है, वो ये चारों बॉन्ड कौन से होते हैं, ये भी पूछ लेता है, तो सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक। इसके बाद बात करते हैं अकार्बनिक यौगिक की। तो अकार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों से हो, लेकिन उनमें कार्बन ना हो, वो क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक। जैसे H2O, नीचे H2O और नमक, ठीक है, NaCl और H2O, इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है, नहीं, तो वो क्या कहलाएंगे, अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण, ये तो कार्बनिक अकार्बनिक हो गए। अब नई चीज पढ़ लेते हैं, मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में अगर मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्रण। और इसको साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मिश्रण को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक होगा तो उसको साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और मिश्रण भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु की। तो द्रव का वह सूक्ष्म कण जिसमें रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण विद्यमान हो। तो क्वेश्चन ये बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, कि पदार्थ का कौन सा पार्टिकल रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि। तो उसमें भी जो होगा, अगर वैसे बात करें तो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में ना दिया हो तो परमाणु भाग लेता है। परमाणु भार की बात करें तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 भाग के द्रव्यमान से कितने गुना भारी है। कुल मिला के हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान से मोटा अंदाज लगाओ तो कितने गुना भारी है, और कार्बन 12 के, देखो कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमान से कितने गुना भारी है, यह कहलाया परमाणु भार। अब ये क्वेश्चन आता है, द्रव्यमान संख्या कई बार आया है, क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्याओं के कुल योग को क्या कहेंगे, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ये भी पूछ सकता है। तो परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या अथवा उदासीन परमाणु के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, वही क्या होती है, परमाणु क्रमांक। ठीक है। आप प्रमुख लवण और उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग बाद में देखते हैं, पहले ऊपर टेबल पे आते हैं। और टेबल से पहले हमें 10 सेकंड दीजिए, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ा सा थोड़ा सा, एक मिनट, एक।
तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा का प्रतिशत। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में, ये क्वेश्चन बनते हैं, ये तो पीसीएस तक में पूछ लेता है कि मनुष्य के शरीर, ये नहीं पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन 65%। क्यों ऑक्सीजन क्यों पाया जाएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल। तो अगर तत्व पूछे H2O में भी तो ऑक्सीजन है, तो 65% ऑक्सीजन पाई जाएगी। उसके बाद वाला पूछते हैं कि मनुष्य के शरीर में दूसरी मात्रा में, तो दूसरा है कार्बन, और उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है कैल्शियम, फिर है फास्फोरस, फिर है पोटेशियम, फिर है सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। आपको क्या करना है, अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इनका क्रम याद रखिए, परसेंटेज याद भले ही ना हो, ये याद रखिए। सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, और फिर फास्फोरस। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो ओ चाइनीज कैप, ओ चाइनीज कैप, OCHN, ओ चाइनीज CAP कैप, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, Ca से हो गया कैल्शियम, P से हो गया फास्फोरस। ओ चाइनीज कैप से आप याद रख सकते हैं कि कौन से क्रम तत्व की कितनी मात्रा पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख लवण यानी कि साल्ट और उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग। इससे ही क्वेश्चन बनने की संभावना। अभी तक हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। और देखो, साधारण नमक ये तो पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl, खाने अचार के परिरक्षण, मांस और मछली के संरक्षण में उपयोग होता है, नहीं पूछेंगे, क्योंकि कहते हैं ये पूछ के क्या करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं धावन सोडा की, इसके बारे में। तो धावन सोडा क्वेश्चन नंबर 5 है इम्पोर्टेंट में, और खाने का सोडा क्वेश्चन नंबर 6 है। फिटकरी क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कम इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। और सोरा क्वेश्चन नंबर 8 है। नीला थोथा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देख लो, धावन सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। ऐसे ही पूछ सकते हैं, फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। तो Na2CO3। और इसका काम होगा कपड़ा धोने। धावन सोडा है कांच, कास्टिक सोडा व अपमार्जक चूर्ण बनाने। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो होता है खाने का सोडा, इससे बनते हैं बेकिंग पाउडर। अग्निशमन यंत्र में भी ये पूछ लेता है इंपॉर्टेंट। अग्निशमन यंत्र में कौन होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 10 मान लीजिए। अग्निशमन और पेट की अम्लता को कम करने के लिए भी खाने का सोडा। फिटकरी, ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं। K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 होगा ना, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। देखा, कमी निकल आई ना डायरेक्ट पढ़ाने तब भी। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो ये भी पूछ सकते हैं कितने जल योजित अणु होते हैं। तो आंसर आप लगा सकते हैं कि 24 जल योजित अणु होते हैं फिटकरी में। और इसका अन्य नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और फिटकरी का उपयोग क्या होगा? रंगाई में, कटे हुए स्थान के रक्तस्राव को रोकने में, और पानी के शुद्धिकरण में फिटकरी का उपयोग। इसके बाद सोरा, सोरा बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 को कहते हैं। ये बारूद बनाने और उर्वरक के रूप में उपयोग में होता है। उसके बाद आता है नीला थोथा। नीला थोथा ये होता है CuSO4.5H2O। 5 जलयोजित अणु जलयोजित पानी के अणु होते हैं। CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट का ही जलयोजित होगा 5, तो वो कहलाएगा नीला थोथा। ये क्या होता है? कवकनाशी, इलेक्ट्रोलेपन, रंगाई और छपाई में भी उपयोग में आता है नीला थोथा। तो अभी तक 11 क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि 10 भूल जाते हैं। 10 क्वेश्चन हमने बता दिए। ठीक, अब कुछ प्राकृतिक अम्लों की बात कर लेते हैं। किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सेब है, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से कोई एक आएगा, देख लेना कोई भी। इसको पूरे को एक क्वेश्चन नंबर 11 मान लो। सेब में मैलिक अम्ल होता है चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में। मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है। सिरका एस्टिक अम्ल। दूध पूछता है कौन होगा? तो लैक्टिक अम्ल होगा खट्टा दूध में यानी कि दही में। और अंगूर इमली में
कहते हैं ना टाटरी, टाटरी बोलते हैं, टाटरी तो वही है टार्टरिक अम्ल। और नारंगी, संतरा, नींबू इसको क्या बोलते हैं? साटरी, साटरी यानी कि सिट्रिक अम्ल। इनमें से कोई एक आ जाएगा। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन की तो कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन के शुद्ध रूप हीरा और ग्रेफाइट मुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन के शुद्ध रूप कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। संयुक्त रूप में कार्बन प्राकृतिक गैस में, पेट्रोलियम में, वायुमंडल में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है। और दो अपर रूप कौन से कार्बन के? ये पूछ लेता है तो हीरा और ग्रेफाइट हैं। और हीरा के बारे में जान लो तो हीरा एक अति कठोर पदार्थ है, ये आप जानते हैं। विषाक्त भी है, ये भी पता है, और ये कई बार आया है क्वेश्चन। हीरा अति कठोर पदार्थ है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.4175 होता है। यह जिसके कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखा था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जैसे किसी हीरे की कटिंग हुई और यहाँ से किरण पड़ी तो बाहर नहीं जाएगी किरण, यहीं अंदर अंदर घूमेगी, यहीं अंदर अंदर घूमेगी। और जब ये किरण अंदर अंदर घूमती है तो आपको हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये क्या? और ये भी क्वेश्चन फिजिक्स से आ जाता है कि हीरे के चमकने का कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 या 14 जो भी हो मान लेना कि हीरे के चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लो नीचे क्वेश्चन लिखा ही हुआ है कि हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। और हीरा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत का कुचालक होता है कि सुचालक होता है? तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को क्या कहते हैं? बोर्ड। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट से भी क्वेश्चन आता है। तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है? sp2। यह परतों के रूप में व्यवस्थित होता है। और काला सीसा किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट को। और विद्युत का ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। और ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में, पेंसिल की नोक में, और एक चीज और याद कर लीजिए, लुब्रिकेंट, ठोस लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग किए। क्योंकि हीरा परतों के रूप में होता है तो अगर ग्रेफाइट परतों के रूप में होता है तो अगर ग्रेफाइट पाउडर डाल देंगे दो चीज़ों के ऊपर और वो ठोस लुब्रिकेंट का काम करेगी क्योंकि ये परत सरकेगी। बस यही क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं, इसमें लिखा नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। अब बात करें हीलियम की। तो हीलियम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यही है कि हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारों और वायुयान के टायरों में किया जाता है। तो यही क्वेश्चन बनता है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है हीलियम। और मौसम संबंधी गुब्बारों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर है हीलियम। ठीक है। इसके बाद नियॉन की बात करें। नियॉन, तो नियॉन को क्या कहते हैं? नूतन यानी कि नई गैस। नियॉन को नूतन गैस भी कहते हैं। वायुयान चालकों को संकेत भेजने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश बल्बों बोलते हैं ना नियॉन लैंप। तो किसका उपयोग किया जाता है? नियॉन का। अब आर्गन की, तो आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस। और इसकी उपस्थिति में फिलामेंट का जीवन काल बढ़ जाता है कि अगर आर्गन गैस नहीं भरेंगे, एक्री गैस नहीं भरेंगे तो बल्ब में जो फिलामेंट है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके जल्दी जल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडॉन, रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। और कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए ये भी इम्पोर्टेंट, किसका उपयोग किया जाता है? रेडॉन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 78% भाग है, आपको पता है। नाइट्रस ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो NTO यानी कि हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। यह एक निश्चेतक के रूप में, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, 16 17 जो भी हो, यह एक निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग होता है। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसके बाद मृदा में कुछ नाइट्रो सोमोनास स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं। और ये जीवाणु कौन से हैं? राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आदि। ये है क्वेश्चन नंबर 17 18 जो भी हो, इम्पोर्टेंट।
कौन से? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर आदि। ये क्या करते हैं, ये भी ध्यान रखना। नाइट्रोजन को किस में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं, ये भी पूछा गया है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में। ऑप्शन में आपको नाइट्राइट दे देगा। तो पौधे क्या है, नाइट्रेट में ग्रहण करते हैं, इसलिए ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में। तो पौधे, क्वेश्चन आएगा, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सल्फर की बात करें तो पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों और वाहनों के प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है। और नोट क्या है कि ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस के कारण ही हो रहा है। चांदी की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 19। मान लीजिए कि धातुओं में सर्वाधिक विद्युत और ऊष्मा की चालक कौन? तो वो है चांदी। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दर्पण बनाने के लिए। और ये एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड के उपयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए, ये जरूर ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं प्रमुख धातु और उनके अयस्कों के बारे में। इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। इसको एक क्वेश्चन मान के चलिए। जैसे बिस्मथ भी आई धातु है, इसका अयस्क होता है बिस्मथिनाइट, तांबा, एजुराइट। एजुराइट किसका अयस्क है, ऐसे करके पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, एजुराइट किसका अयस्क है? तांबे का। मैलेकाइट, कैल्कोपायराइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इसी क्वेश्चन में मानिए। 21 में कैल्कोपायराइट, कैल्कोसाइट और क्यूपराइट। तो क्यूपराइट तो कॉपर से समझ में आ जाता है, लेकिन कैल्कोपायराइट इंपॉर्टेंट है और एजुराइट भी इंपॉर्टेंट है। ये किसके अयस्क हैं? तांबे के। ठीक, यही हैं इंपॉर्टेंट। इसके आगे सुन लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बता देते हैं। कैडमियम यानी कि CD का है, इसका है ग्रीनोकाइट इसका नाम। और एंटीमनी इसका है स्टीवनाइट। और कोबाल्ट का है स्मेल्टाइट, ये भी नहीं। क्रोमियम का है क्रोमाइट, ये भी नहीं। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। क्रायोलाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कोरेंडम कई बार आया है, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। कोरेंडम किसका अयस्क है? तो कोरेंडम अयस्क है एल्यूमिनियम का। और इसके बाद डायस्पर, ये भी आया है, डायस्पर भी अयस्क है एल्यूमिनियम का। और अब बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का अयस्क है सोडियम क्लोराइड या रॉक सॉल्ट जो होता है। और ट्रोना, ट्रोना भी इंपॉर्टेंट। ट्रोना किसका अयस्क है? सोडियम का। सोडियम नाइट्रेट या चिली सोडा, ये तो नाम से ही लग रहा है। और बोरेक्स, ये भी किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट, बोरेक्स है सोडियम का अयस्क। टिन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, टिन। कैसीटाराइट किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट, कैसीटाराइट किसका अयस्क है? टिन का। हमने याद कैसे रखा? कैसेट वो है ना, रंगीन दिखती है और सफ़ेद दिखती है, और टिन का कलर सफ़ेद होता है, इससे हमें याद रखा कि टिन और कैसीटाराइट इसका अयस्क है। जिंक ब्लेंड जस्ते का है, पता है। स्फेलेराइट जस्ते का है। और फ्रैंकलिनाइट। कैलामाइन कई बार आया है, कैलामाइन और मिलेराइट कई बार आए हैं कि ये किसके अयस्क हैं? इंपॉर्टेंट हैं। कैलामाइन और मिलेराइट ये हैं जिंक यानी कि जस्ते के अयस्क। जिंकाइट से तो पता ही चल रहा है कि जिंक का अयस्क है। तो स्फेलेराइट, जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैलामाइन जिंक का अयस्क है, जिंकाइट तो जिंक का है ही। और मिलेराइट ये भी इंपॉर्टेंट है। मिलेराइट किसका अयस्क है? सॉरी, मिलेराइट निकेल का अयस्क है। मिलेराइट निकेल का अयस्क है, सॉरी सॉरी सॉरी, मिलेनाइट निकेल का अयस्क है। किससे मिले? निखिल से मिले, याद रखना, किससे मिले? निखिल से मिले। तो मिलेराइट निकेल का अयस्क है। पोटेशियम का है कार्नेलाइट, इंपॉर्टेंट है, बस कार्नेलाइट पोटेशियम का। और सिल्वाइन और सोनाइट ये। और बेरियम का बेराइटा वाटर नाम सुना है? बेरियम भी, ये तो बेराइट ही इसका अयस्क है, बेरियम का। और पोटेशियम का कौन सा है? सोनाइट, कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट याद रखना। और सिल्वाइन भी इसका अयस्क है। निकेल का कौन सा है? मिलेराइट। और जस्ते का क्या है? कैलामाइन। और जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट, जिंकाइट आदि। अब बात करते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम में भी डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट। अब कहोगे कार्नेलाइट दो जगह, तो हाँ, एक अयस्क से दो धातुएं निकाली जा सकती हैं। इसके बाद एप्सम सॉल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट। मरकरी कई बार आया है, मरकरी मरकरी मरकरी। सिनेवार किसका अयस्क है?
एक क्वेश्चन अगर हम पढ़ने को कहें, क्वेश्चन नंबर 22 या 23 जो भी हो, तो वो ये पढ़ के जाना कि सिनेवार किसका अयस्क है, तो सिनेवार मरकरी का अयस्क है। और मैंगनीज का है पायरोलूसाइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23, मैंगनीज का अयस्क है पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट। लोहा के मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सिडेराइट, सिडेराइट भी पूछा है, सिडेराइट। और आयरन पायराइट तो पता ही है। और यूरेनियम क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम पिच ब्लेंड, यूरेनिटाइट और कार्नोटाइट। और लेड का कौन सा है, गैलेना किसका अयस्क है, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं प्रमुख मिश्र धातुओं और उनके संगठन के बारे में। तो पीतल इंपॉर्टेंट, पीतल इंपॉर्टेंट। पीतल में होता है तांबा और जिंक, 70% तांबा। ये परसेंटेज पूछ लेता है कितने परसेंट तांबा कितने परसेंट, तो 70% तांबा 30% जिंक। और गन मेटल में क्या होगा, 88% तांबा 2% जिंक 10% टिन, ये भी इंपॉर्टेंट। स्टेनलेस स्टील आयरन होगा 90% यानी कि 89.4%, क्रोमियम होगा 10%, मैग्नीज होगा और कार्बन होगा। तो ये पूछ लेते हैं स्टेनलेस स्टील परसेंटेज, तो बड़े एग्जाम में पूछते हैं, टुच्चे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाया जाता है, तो आयरन तो होगा ही होगा, क्रोमियम होता है और मैग्नीज होता है, साथ साथ कार्बन होता है। जर्मन सिल्वर ये भी इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर में तांबा 51%, निकेल 19% और जिंक 30%। कांसा फिर से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 26 मान लीजिए। कांसा तो तांबा 88% और टिन 12%। तो तांबा और जिंक 70-30 में मिलाएं तो पीतल बनता है, और तांबा और टिन 88-12 में मिलाएं तो कांसा बनता है। और टांका सोल्डरिंग धातु इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, सोल्डरिंग धातु सीसा 63%, टिन 37%। और टाइप मेटल में सीसा 81%, एंटीमनी 16% और टिन 3%। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख धातुओं और उनके यौगिकों के उपयोग। तो पारा की बात करें तो पारा थर्मामीटर में, अमलगम बनाने में और सिंदूर बनाने में उपयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक यंत्र में हमने पहले ही बताया, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, फ्लैश बल्ब और धातु का मिश्रण बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट, चीनी उद्योग में किसका उपयोग, और शीरे से चीनी तैयार करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे। और कैल्शियम पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अपकारक के रूप में इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अपकारक के रूप में। कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट, चूना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। जिप्सम होता है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, CaSO4.2H2O, ये होता है अमोनियम सल्फेट POP बनाने और सीमेंट उद्योग में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सीमेंट उद्योग में किसका उपयोग करते हैं, CaSO4.2H2O और POP कई बार आया है, POP क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है, CaSO4.2H2O, जो नहीं दिख रहा है, इसका उपयोग मूर्ति बनाने और अस्थि चिकित्सा की पट्टी बांधने में, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये होता है POP, CaSO4 डॉट कितना, हाफ H2O। अब ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला सबके इनके याद रखने हैं, ये है CaOCl2। ये कीटाणुनाशक के रूप में और कागज तथा कपड़ों के व्यंजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कॉपर बिजली के तारों पीतल बनाने में। और कॉपर सल्फेट या नीलत होता, पहले ऊपर भी बता चुके हैं, CuSO4.5H2O है। ये विद्युत सेलों निर्माण, कीटाणुनाशक के रूप में, कॉपर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने में उपयोग किया जाएगा नीलत होता के। अब क्यूप्रिक और क्यूप्रस याद रखना। क्यूप्रिक ऑक्साइड, प्रिक प्रस, एक से अस बनता है तो कुछ जुड़ता है, कैसे याद रखोगे, एक आई होता है, एक आई से शुरू होता है, एक अस किससे शुरू होता है, यू से, अस एक होता है आई से और यू से, आई और यूएस याद रखो, एक अस, आई से मानो इंडिया और यूएस से मानो, कंफ्यूजन होता है ना इसलिए बता रहे हैं, यूएस से क्या मानो, ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएस इंडिया से दोगुना शक्तिशाली है, बस वही चीज़ है। एक और अस क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसका मतलब CuO, इसका उपयोग किस में होगा, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में। ये पूछा गया है, ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में क्यूप्रिक ऑक्साइड का उपयोग होगा।
ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के। और क्यूप्रस ऑक्साइड का उपयोग होगा जिसको बोलते हैं Cu2O, ये लाल कांच के निर्माण और कीटनाशक के रूप में। क्लोरीन का उपयोग देख लीजिए, मस्टर्ड गैस, टिंचर आयोडीन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्रोमीन का उपयोग औषधि, टिंचर निर्माण, रंग उद्योग और प्रतिकारक के रूप में। आयोडीन भी रंग उद्योग, कीटाणुनाशक और टिंचर आयोडीन के निर्माण, सॉरी ऊपर टिंचर आयोडीन बोल गए, टिंचर के निर्माण में होता है क्या, क्लोरीन का उपयोग। और यहाँ पर टिंचर आयोडीन होगी तो आयोडीन का उपयोग होगा टिंचर आयोडीन के निर्माण में। इसके बाद सल्फर की बात करें तो सल्फर औषधि के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में और बारूद निर्माण में उपयोग होता है। फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, श्वेत फास्फोरस का उपयोग चूहे मारने में, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है चूहे मारने में किस फास्फोरस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन दे देगा लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, दुनियादारी। तो सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग करेंगे चूहे मारने में, और लाल फास्फोरस दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने में, और फास्फोरस ब्रांच बनाने में। हाइड्रोजन का उपयोग है अमोनिया उत्पादन में और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। क्वेश्चन पूछ लेते हैवर विधि से अमोनिया बनाने में, तो हाइड्रोजन का उपयोग। द्रव हाइड्रोजन होगी तो रॉकेट ईंधन के रूप में। भारी जल इंपॉर्टेंट, भारी जल D2O फॉर्मूला देख लो, ये न्यूक्लियर रिएक्टर, ड्यूटेराइड यौगिकों के निर्माण में और न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद बात करें HCl की, तो अम्लराज बनाने में, क्लोरीन रंग, क्लोराइड लवण आदि के निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये स्टोरेज बैटरी, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम की शुद्धिकरण, ये इंपॉर्टेंट कि पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो H2SO4 का भी उपयोग किया जाता है रंग उत्पादन में और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। इसके बाद अमोनिया, तो रेयन बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में। अमोनिया कूलेंट का भी काम करती है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। फिटकरी K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O औषधि निर्माण में, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने और कपड़ों की रंगाई में। जिंक बैटरी बनाने और हाइड्रोजन बनाने में। जिंक ऑक्साइड ZnO मलहम बनाने में, यही पूछा गया है मलहम बनाने में किसका उपयोग करेंगे, तो जिंक ऑक्साइड का। और पोर्सिलेन में चमक लाने के लिए भी उपयोग करेंगे। फेरस ऑक्साइड एक है ना, हमने कहा एक में कम होते हैं, तो FeO ये फेरस लवणों के निर्माण और हरा कांच बनाने में। फेरिक ऑक्साइड ये फेरिक लवणों के निर्माण और जेवरात पॉलिश करने में। पोटेशियम ब्रोमाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम यानी KBr, तो इसका उपयोग हुआ फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में पता है बारूद में, और पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाएंगे। अब बात करते हैं बहुलक की। तो प्राकृतिक बहुलक कौन से हैं, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। प्लास्टिक भी बहुलक पदार्थ है जो क्या है, मानव निर्मित। दो प्रकार के होते हैं प्लास्टिक, जैसे प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे कि लाख लाख का कीट होता है वो बनाता है। दूसरा है कृत्रिम प्लास्टिक जैसे कि नायलॉन, पॉलीथीन आदि। और अब क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुलकीकरण क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। तो एक ही यौगिक के अणु जब परस्पर संयुक्त करके एक बड़े अणु की संरचना कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन ये C2H4 को उच्च ताप पर बहुलकीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब रसायन विज्ञान के स्पेशल फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ऑस्मियम सबसे भारी, पूछा है ये सब, और इरिडियम सर्वाधिक भारी तत्व है। और भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो वो है ऑक्सीजन। तत्व पूछा है, धातु नहीं, धातु पूछे तो अलग आंसर। तत्व आप बताओ, अच्छा धातु कौन सी थी कमेंट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन।
अब बात करते हैं रासायनिक पदार्थों के व्यावसायिक नाम और रासायनिक नाम और सूत्र। जैसे शुष्क आई यानी कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, इसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अवस्था में पाई जाती है। मार्स गैस यानी कि गोबर गैस, ये पूछ लेता है मार्स गैस या गोबर गैस में क्या होता है, तो मीथेन जिसको CH4 बोलते हैं। फूल्स गोल्ड, इंपॉर्टेंट, फूल्स गोल्ड ये क्या होता है, आयरन पायराइट या फिर आयरन सल्फाइड, जिसको FeS यही पूछते हैं। निम्न में से फूल्स गोल्ड है, तो फूल्स गोल्ड ऐसे याद रखो, फूल्स गोल्ड, फूल्स एस निकलता है, फूल्स FeS, फूल्स गोल्ड। ठीक है। रेड लेड, रेड लेड ये होता है ट्राइप्लैम्बिक टेट्रा ऑक्साइड Pb3O4 को बोलते हैं रेड लेड। चूने का पानी या बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH के होल ट्वाइस को। बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जिप्सम हम बता चुके हैं, कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं CaSO4 डॉट, क्या होता है, हाफ H2O होता है। और चूने का पत्थर नहीं, लाइम स्टोन या चाक, वो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है हरा कसीस। हरा कसीस होता है फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 डॉट 7H2O। तो नीला थोथा में कितने H2O, 5, और हरे कसीस में कितने H2O, 7। और हरा कसीस बनता है FeSO4 डॉट 7H2O से, और नीला थोथा इंपॉर्टेंट है ये सब, नीला थोथा बनता है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 डॉट 5H2O से। और सुहागा यानी कि बोरेक्स जिसको बोलते हैं Na2B4O7 डॉट 10H2O, ये भी इंपॉर्टेंट। नौसादर अमोनियम क्लोराइड ये पूछा जाएगा इस बार पैट 2022 में, हमें पता चल गया है। नौसादर ये होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसको बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि मिट्टी के तेल में सोडियम को क्यों रखा जाता है, तो अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण अगर खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, सोडियम आग पकड़ लेगा, इसलिए इसे केरोसिन में डुबो के रखते हैं। और मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि वह दलदली स्थान पर पाया जाता है। और गोबर गैस का मुख्य अवयव पूछे तो CH4 होता है। जंगल में गिरे हुए पत्तों के सड़ने से कौन सी गैस बनती है, तो मीथेन गैस बनती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड इंपॉर्टेंट है, ये एक जहरीली गैस है जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। ये कौन सी, भोपाल गैस कांड, हाँ ये लिखा है। वर्ष 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई जिसमें यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी भोपाल से। इसी गैस का लिखा हुआ कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए थे और उनके आरोपियों को किसने भगा दिया था, हम नाम नहीं बताएंगे, नहीं को वो राजनीति करते हैं। अब बात करते हैं सामान्य रसायन की, तो हीटर की कॉइल किससे, तो नाइक्रोम नामक मिश्र धातु से बनी होती है। पेट्रोल का अन्य नाम इंपॉर्टेंट गैसोलीन भी कहते हैं। जब पेट्रोल में 10 से 20% तक एथिल या मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो उस मिश्रण को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं उस मिश्रण को, गैसोहॉल। गैसोहॉल, जब 10 से 20% एथिल या मेथिल अल्कोहल हम मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, गैसोहॉल। तो आगे देखते हैं, अति घातक विस्फोटक क्या है, डायनामाइट। रासायनिक रूप से क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन को ही बोलते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल, और इन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्षेत्रों में अब नोबल पुरस्कार दिया जाने लगा है। अब विभिन्न रासायनिक पदार्थ उनके प्राकृतिक स्रोत जो 3-4 इंपॉर्टेंट है। कैसीन प्रोटीन होती है दूध और पनीर में। निकोटीन हमें पता है तंबाकू में। और ये पूछ लेते हैं चाय कॉफ़ी कोको चॉकलेट इनमें क्या होता है, कैफीन। और फार्मिक अम्ल क्या होता है, चींटी बिच्छू के डंक विष में। अब क्वेश्चन आ जाता है, जीवाश्मों चट्टानों आदि की आयु पता लगाने की विधि है, तो कार्बन डेटिंग यानी कि कार्बन काल निर्धारण पद्धति है। और एक और क्वेश्चन, जुगनू क्यों चमकते हैं, तो जुगनू क्या बढ़ता है, क्यों फिजिक्स में पूछ लेता है कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो जुगनू की रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। और वो कौन सा रसायन होता है, वो होता है लूसेफेरिन, इंपॉर्टेंट नामक रसायन के कारण होता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चांदी की चमक को कौन सी गैस काला कर देती है, तो चांदी की चमक को गैस कौन सी काला कर देती है, वो कर देती है O3 यानी कि ओजोन गैस चांदी की चमक को फीका कर देती है, चांदी की चमक को फीका कर देती है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस तरह से केमिस्ट्री हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद हम साइंस के, देखो केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी और फिजिक्स,
इसके बाद हम साइंस के क्वेश्चन कितने लेके आएंगे, 150 से 200 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें आपके पैट में 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसी तरह फिजिक्स के सॉरी इसी तरह हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, ऐसे सारे सब्जेक्ट हम लेके आएंगे, उसमें ही आपके हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे गारंटी के साथ। देख लेना, हमारे फंसे आपके भी फंसेंगे, ऐसे थोड़ी यार। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।